Okay. So understanding e-commerce. अब understanding e-commerce, what do you guys understand कि e-commerce क्या होता है? Varda, what is e-commerce? digitally like अब ऑनलाइन हाँ बोलें, कंप्लीट तो करें बात को। हेलो। आवाज हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ बोलें। मैं कह रही हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी कोई कोई भी बिजनेस रन करना बिल्कुल। या कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, देखिए ऑनलाइन जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कंप्यूटर होता है, आपका लैपटॉप होता है, यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू जो भी चीज आप सेल कर रहे हैं या आप बाय कर रहे हैं या आप कोई सर्विसेज सेल कर रहे हैं या आप कोई गुड सेल कर रहे हैं, ये बेसिकली होता है ई कॉमर्स। ठीक है। थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट। अब सिंपल इसकी कुछ टर्म्स हैं, इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, यहाँ पे सबको नजर आ रहा होगा कि B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर का क्या मतलब है? क्या आप जो है वो बिजनेस जो है वो कस्टमर को सेल कर रहे हैं। ठीक है। ये प्लेन एग्जांपल है B2C की, कि बिजनेस जो है वो कस्टमर को सेल कर रहा है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स आप लोग दे सकते हैं? कुछ आप लोगों का आइडिया है? जो बड़े बड़े हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे amazon हो गया, ईबे हो गया, ठीक है, एटसी हो गया, ये सब जो है ये B2C हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल का वेट कर रही हूँ एक्चुअली। कोई मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकता है प्लीज? B2C की, बिजनेस टू कंज्यूमर। ये मैं बताऊं? जी जी सादिया बताइए। बिजनेस टू जैसे जो भी हम लोग सामान जैसे नॉर्मल अपने यूज के लिए हम खरीदते हैं, तो हम कस्टमर होते हैं, जहाँ से खरीदते हैं वो बिजनेस बिल्कुल। होता है। बिल्कुल, अगर आप कहीं से जाके फर्नीचर खरीद रहे हैं, ठीक है, अगर आप कहीं से जाके जैसे अगर आप हैबिट से शॉपिंग कर रहे हैं, वो बिजनेस टू कंज्यूमर है। अगर आप जाके फर्नीचर मार्केट से फर्नीचर ले रहे हैं, वो बिजनेस टू कंज्यूमर है। अगर आप सुपरमार्केट जाते हैं, वहां से अपनी ग्रोसरीज लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो बिजनेस टू कंज्यूमर है। सबको ये चीज क्लियर है? फिर हमारे पास आता है B2B, विच इज बिजनेस टू बिजनेस। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं लैपटॉप प्लीज चार्ज पे लगा लूँ। मैं बताऊं फिर?
आप सबको मेरी बात यहाँ तक क्लियर है कि B2B, फिर बात अब B2C के बारे में मैंने अभी बताया था कि जो हम नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग करते हैं वो B2B कहलाती है। ठीक है, जैसे हम फर्नीचर जाके ले लिया, जैसे हमने अपनी ग्रोसरीज कर ली। ठीक है, फिर आती है बात B2B की। अब B2B क्या है? B2B इज बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम बात करें अगर ग्रोसरी स्टोर की। ठीक है, तो जब आप ग्रोसरी स्टोर से बाय करते हैं, जब आप खरीदते हैं वहां जाके अपनी ग्रोसरीज, तो वो होता है B2C। लेकिन जब वो सुपरमार्केट वाला खुद जाके किसी होलसेलर से सामान खरीदता है, तो वो होता है B2B। ठीक है, वो बिजनेस टू बिजनेस, वो होलसेलर आपको सेल कर रहा है उस सुपरमार्केट वाले को सामान, सुपरमार्केट वाला इट्स सेल्फ बिजनेस कर रहा है। ठीक है, वो प्रॉपर बिजनेस कर रहा है। तो वो जब आपको सेल करेगा वो चीज आपका बिजनेस टू कंज्यूमर में आएगी, और जब वो सुपरमार्केट वाला खुद जाके किसी और से सामान खरीदेगा वो बिजनेस टू बिजनेस होगा। ठीक है, किसी होल सेलर से सामान लेगा। ऐसा नहीं मैं कह रही कि जो वो चीज को रन कर रहा है वो अगर जाके अपनी पर्सनल शॉपिंग करेगा तो वो भी B2B है। दैट्स नॉट द केस। उसने अपना एक सुपरमार्केट का बिजनेस खड़ा किया हुआ है। वो जब जाके अपनी रीस्टॉकिंग करता है या अपनी स्टॉकिंग करेगा, ठीक है, अपनी इन्वेंटरी खरीदेगा, दैट मीन्स कि वो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में खरीदारी कर रहा है। इसी तरीके से कि अगर कोई हॉस्पिटल ले लें, अगर हॉस्पिटल इटसेल्फ एक बिजनेस है, हॉस्पिटल में पेशेंट जाएगा तो वो B2C, मतलब कि वो बिजनेस टू कंज्यूमर वाली बात होगी। और जब हॉस्पिटल खुद अपनी चीजें खरीदेगा, अपने हैंड वॉशेस खरीद रहा है, अपनी इन्वेंटरी को स्टैक कर रहा है, अपने पेपर्स खरीद रहा है, अपनी प्रिंटिंग के लिए चीजें खरीद रहा है, अपने हॉस्पिटल के बेड्स खरीद रहा है, ड्रिप स्टैंड खरीद रहा है, ये जहां से जितनी भी उसकी बिजनेस की सारी इन्वेंटरी होती है, वो जहां से चीजें आ रही हैं उसको जो ये बिजनेस के लिए सप्लाई कर रहा है, दैट इज B2B। इज दैट क्लियर? सेलिंग बिटवीन बिजनेसेस। ठीक है, फिर आ जाता है आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसके अंदर आपकी एग्जाम्पल भी दी हुई है ईबे की। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं यहाँ पे कोई, अगर बी टू सी की एग्जाम्पल में अमेजोन शामिल होता है, ठीक है, और C2C की एग्जाम्पल में ईबे शामिल है, क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? कैन somebody explain? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है प्लीज? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा है, मुझे सवाल का जवाब चाहिए। B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर में amazon का एग्जाम्पल है amazon, ठीक है, और C2C में एग्जाम्पल है eBay। क्या फर्क है? ये क्या मतलब? लोगों को तो लगता है ना कि हम amazon पे काम कर सकते हैं, और अगर हम वहां पे काम करें होलसेलर से लें तो वो तो हमारा C2C ही होना चाहिए। कोई एक्सप्लेन कर दे प्लीज। ये मैं एक चीज पूछना चाह रही थी आपसे इसमें C2C के लिए। पहले मेरे सवाल का तो जवाब दें। अब उसी उसी के हवाले से ही है कि जी। C2C को मैं जैसे B2C तो वो हो गया कि जब फर्स्ट मैं अपनी कह रही हूँ कि मैं जब चीज किसी खरीद के बेचती हूँ तो हम हो गए कंज्यूमर B2B। और जब मुझसे कोई लेता है तो मैं B हूँ, वो C है, ठीक है ना। फिर एक होता है कि मैं जब उसको कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खाली प्रोडक्ट्स की तस्वीरें देती हूँ। फिर जब कोई उसके ऑर्डर देता है तो मैं डायरेक्ट जो भी जिस शॉप जो होता है मैन्युफैक्चरर, वो डायरेक्ट उनको भेज देता है ना, जो कस्टमर मेरा कस्टमर होता है मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट उसको सामान भेज देता है, तो वो होगा C2C।
देखें, C2C में ना प्रोफेशनल मतलब दैट इज नॉट योर प्रोफेशन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे आप समझें, मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल देती हूँ। OLX, OLX में होता क्या है कि वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूज चीजें बिकती हैं, ठीक है, और लोग उसको खरीदते हैं, और वो अच्छी हालत में भी होती हैं, और काफी मतलब काफी बाइंग एंड सेलिंग होती है वहां पे। लेकिन OLX C2C है। अब OLX की एग्जांपल से आपको समझ आ जाना चाहिए कि अगर यहाँ पे कोई अपने फर्नीचर, कोई अपना घर का एक फर्नीचर का पीस सेल आउट करना चाहता है तो वो कहलाएगा, तो वो सेलर कहलाएगा, तो वो सेलर। ठीक है जी, बोलें कौन कौन बोल। अच्छा, एक्चुअली कहलाएगा तो वो सेलर, और जो उसको खरीदेगा वो भी C2C, मतलब कि वो भी कंज्यूमर है, और जिसने उसको सेलिंग पे डाला है वो खुद भी कंज्यूमर है। समझ आया? आप लोगों को बाहर के प्लेटफॉर्म्स की अगर एग्जांपल से ना समझ आए तो OLX इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जो सेल कर रहे हैं वो कंज्यूमर कैसे हुआ? लेकिन जो सेल कर रहा है उसने भी तो कहीं से खरीदा है ना। ओके। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो उसका प्रोफेशन, मतलब कि फर्नीचर बेचना उस बंदे का प्रोफेशन नहीं है, लेकिन उसने कहीं ना कहीं उस फर्नीचर को सेल आउट करना था। उसके पास एक ही आर्टिकल है, या लेट्स सपोज के कोई साइड टेबल्स वो सेल आउट करना चाहता है अपने घर की, और वो उसको बस ऐसे ही कचरे में नहीं डालना चाहता। तो मतलब वो साइड टेबल्स उसने सेल आउट करी, अब है तो वो खुद भी कंज्यूमर ना, उसने भी तो कहीं से जाके ओके, खरीदी, दिस इज नॉट हिज प्रोफेशन। ठीक है, तो उसका जिस सही। जिस चीज में और उसने आपको बेचा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जितने लोग क्या कहते हैं, ड्रॉप शिपिंग का काम करेंगे, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग का मॉडल क्या मॉडल है? कोई मुझे बता दे, ड्रॉप शिपिंग का मॉडल में इन टाइप्स में क्या मॉडल है? मतलब आप जिस कौन सा वो चैनल से, जैसे शॉपिफाई होता है ड्रॉप शिपिंग में, और ड्रॉप शिपिंग हम दराज से भी करते हैं, अमेज़न से भी करते हैं। तो अब मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि देखें, जब अमेजोन जो है ना, अमेजोन के बारे में जब आप बात करते हैं ना, तो अमेजोन B2C भी है, और अमेजोन जो है ना वो C2C भी है। इसमें मजे की बात यह है कि वहां पे वो लोग भी हैं जो होल सेलर से लेके चीजें आगे कंज्यूमर को बेच रहे हैं, और वहां पे वो लोग भी हैं जो ऑलरेडी एज अ होल सेलर अपने बिजनेस को बेच रहे हैं। समझ आ रही है? अलिशबा, देखो, कंज्यूमर टू कंज्यूमर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि आप जो है ना वो, जैसे यहाँ पे एटसी है, जैसे यहाँ पे ईबे है, ठीक है, और पाकिस्तान में जैसे OLX है, ठीक है, इनका है ये बेसिकली, इनका ये है कि ये मार्केट प्लेसेस हैं, और वो फैसिलिटेट करती हैं बायर्स को भी और सेलर्स को भी। ठीक है, इसमें होता ये है कि जैसे जैसे लेट्स सपोज कि आप अपना जो काम है ना वो ईबे पे कर रहे हैं, ठीक है, अब आप ईबे पे खुद रीसेलिंग कर रहे हैं, वो आपका काम नहीं है, आपकी प्रोडक्शन नहीं है, आपकी इन्वेंटरी नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है, लेकिन आप खुद कंज्यूमर ऐसे हैं कि आप वो चीज खरीदेंगे, फिर आप चीज वो सेल करेंगे।
ठीक है। अगर तो आपको उसकी इन्वेंटरी रखनी पड़ रही है, आपको उसको खरीदना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि आप इट सेल्फ कंज्यूमर हो। तो वहां पे जैसे होल सेलर से उन्होंने सामान लिया, उनको इन्वेंटरी रखनी पड़ी, और फिर वहां से उन्होंने जब सामान बाकी कस्टमर्स को बेचना शुरू किया, तो पहले वो खुद, क्योंकि उन्होंने खरीदा है तो वो खुद कंज्यूमर थे, और फिर उन्होंने दोबारा कंज्यूमर को सेल आउट किया एज सेलर बन के। ये थोड़ी सी टेक्निकल टेक्निकल बातें हैं, लेकिन वंस जब आप इसमें काम, मतलब ऑब्वियसली बात है कि आपका सारे उससे तो आपका सारे टाइप से तो वो नहीं होगा। लेकिन जैसे लेट्स सपोज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे अगर हम बात करें किस तरीके की, खाड़ी जो है वो डायरेक्ट B2C है, ठीक है। वो बिजनेस है जो कस्टमर्स को सेल करता है। फिर खाड़ी जब अपनी स्टॉकिंग के लिए आउटसोर्स करता है, वो जब अपने जूते बनवाता है, जिन भी क्या कहते हैं, होलसेलर जूते बनाने वाले जो होते हैं, या जो जो जिन भी लोगों को वो आउटसोर्स करता है कि भैया आप ये वाला आर्टिकल हमारा बना दो, आपके हमारा ये वाला आर्टिकल बना दो, जो कि वो करते हैं, ठीक है। वहां पे जो बात आ जाती है वो आ जाती है B2B की। ये इतना तो सबको क्लियर है ना, यहाँ तक तो सब क्लियर है। ये दो पॉइंट्स तो बहुत इजी हैं। फिर जब आ गई बात C2C की, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। C2C में ये हुआ कि भाई खाड़ी में कोई एंटर हुआ, और जो है ना उसने कुछ आर्टिकल्स खरीदे, वो घर गई, उसने उस आर्टिकल्स को ऑनलाइन पोस्ट किया, और उसने उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ना खाड़ी वालों को पता है कि वो ये इस तरीके से ये काम कर रही है, और ओरिजिनल बिकते भी हैं, कुछ फेक आइटम्स मतलब कॉपीज भी बिकती हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि वो खुद कंज्यूमर है, और फिर जाके जब उसने रीसेलिंग करी तो जो उससे ले रहा है वो खुद भी कंज्यूमर है। समझ आ रही है? ये C2C है। ये एग्जैक्टली फिजिकली C2C है। अगर कोई इस तरीके से काम करता है तो वो वहां पे C2C में शामिल होता है। अच्छा जी, अब हम जो है ना जाएंगे कि शॉपिफाई का ओवरव्यू। वैसे तो आप लोग शॉपिफाई को प्रैक्टिकली एक मरतबा कर चुके हैं, ठीक है। बट बेसिकली शॉपिफाई है क्या, कि ये आपको प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अलाउ करते हैं बिजनेसेस के वो अपने स्टोर्स बना सकें। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर इज अ थिंग, कि आप लोग जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं ना, ऑनलाइन काम में है ये कि यू डोंट हैव एनी फिजिकल प्लेस टू विजिट। आप कहीं जा नहीं सकते, आपको नहीं पता कि उनकी दुकान किधर है। यू कैन नॉट फिजिकली टच द प्रोडक्ट, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, आप कपड़े को फील नहीं कर सकते, आप क्या कहते हैं, जूतों की क्वालिटी नहीं देख सकते, जो भी चीजें हैं, ठीक है, आप उसको फिजिकली जाके नहीं देख सकते, ठीक है। अब उसको लेकिन सेल आउट भी करनी है, और हो भी नहीं है। तो जो वो क्रेडिबिलिटी बनाने वाली बात आती है ना, कि किस तरीके से लोगों को लगेगा कि भाई हम क्रेडिबल हैं, हम जेन्युइन हैं, हम स्कैम नहीं कर रहे, हम गलत चीजें नहीं बेच रहे। वो इस तरीके से आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं आपके ब्रांड में, वो यही होती हैं कि एक आपकी वेबसाइट हो प्रॉपर, जहाँ पे आपका प्रॉपर चैनल्स चल रहे हों, ठीक है। अब यहाँ पे खाड़ी सफायर जो बाकी सारी चीजें हैं, डवागो, इन सबको एज ये हासिल है कि इनकी बेशक ऑनलाइन प्रेजेंस भी होगी और ये करते होंगे ऑनलाइन डिलीवरीज वगैरह, पर इनके पास एज इस तरीके से होता है कि इनकी फिजिकल फॉर्म भी मौजूद है। हमारे पास ऑनलाइन काम में फिजिकल मौजूद नहीं है। सो हमारी जितनी भी क्रेडिबिलिटी होती है वो थ्रू रिव्यूज, थ्रू हमारा वेबसाइट बेसिकली आपका शॉप का फ्रंट है, ठीक है। ऑनलाइन में आपकी दुकान है। इस तरीके से शॉपिफाई आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि आप हर तरीके से अपनी स्टोर को एडिट कर सकें, कस्टमाइज कर सकें, ये सारी चीज़ें। प्लस वो आपको एनालिटिक्स भी प्रोवाइड करता है कि आपको पता लग रहा हो कि भाई लोगों को ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, वो इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो मैं चेंज कर दूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ बताया हुआ है कि किस तरीके से आपने अपना अकाउंट सेटअप करना है, ये सब आप कर चुके हैं। डिजाइनिंग और स्टोर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आपको प्रोडक्ट्स ऐड करना, डिस्क्रिप्शंस, प्राइसिंग, इमेजेस, ये सारी चीज़ें
ये जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है ना, एक ये आपका असाइनमेंट भी होगा, और डिजाइनिंग योर स्टोर ये आपका असाइनमेंट होगा, ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद सेटिंग अप पेमेंट वगैरह ये सब, और हम आप लोगों को शॉपिफाई भी और डिटेल में आगे की क्लासेस में, और शॉपिफाई को भी कंप्लीट इसी के साथ करा देंगे, ठीक है। तो ये जो पेमेंट गेटवे को ओपन करना है, ये जो भी सारी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स वगैरह होती हैं, किस तरीके से हम पेमेंट्स करेंगे, ये सब चीज़ें हम उसके साथ इंटीग्रेट करना आपको सिखाएंगे। हम अपने प्लेटफॉर्म पे सिखाएंगे, क्यों? क्योंकि ये पेड वर्जन पे होती हैं, तो हम आपको अपनी तरफ से अपने उस पर सिखा देंगे। फिर जब जो भी शॉपिफाई को स्टार्ट करना चाहता है पेड प्लान के ऊपर से, फिर वो ये सारी चीज़ें हमारा क्या कहते हैं, हमारी हेल्प के साथ कर सकता है, या जो हम लेक्चर पोस्ट करेंगे उसके साथ भी हो जाएगा। किस तरीके से आपने अपनी सेल्स और आपने अपने ऑर्डर्स ऑर्डर्स को मैनेज करना है, तो खैर बहुत सिंपल है, क्योंकि आपके पास सारी ऑर्डर्स की लिस्ट कॉर्नर में ऑलरेडी शॉपिफाई पे आ रही होती है, आपके कितने कस्टमर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केटिंग एंड सेल्स आपको पहले भी बताया गया है कि किस तरीके से आपने एसईओ के वर्ड यूज करने हैं, और आपने अपना सोशल मीडिया यूज करना है टू ड्राइव ट्रैफिक। अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसका मतलब ये है कि जैसे हर जगह अपने हर प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के आपने अपनी वेबसाइट की लिंक देनी है, ठीक है। क्यों? बिकॉज यू आर पेइंग अराउंड 8 to 10,000 पर मंथ अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए। व्हाट हैपेंस इज कि भाई हर जगह जब अगर इफ यू टेक ऑर्डर्स ऑन इंस्टाग्राम, इफ यू टेक ऑर्डर्स ऑन फेसबुक, सेपरेट ऑर्डर्स आपने हर जगह से लेने शुरू कर दिया, देन व्हाट्स द पॉइंट कि आप जो है ना वो 8 से 10 हज़ार रुपए अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर पे करें, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि आप वहां पे अपना ट्रैफिक सारा लेके जाएं। अब जहां पे भी आप पोस्ट डालें, जहां पे भी आप ऐड लगाएं, आप अपने वेबसाइट को वहां का लिंक दें, आप अपनी वेबसाइट पे उन सारे ट्रैफिक को लेके जाएं, बोलें कि ये 50% ऑफ है, आप ऑर्डर करेंगे। बट जहाँ पे भी आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पेजेस भी देखे होंगे जो आपको आपसे पूरी बात कर लेते हैं, आपको सेटिस्फाई कर देंगे, आपको तस्वीरें भेज देंगे, हर चीज, और जब ऑर्डर करने की बात आएगी तो वो आपको लिंक दे देते हैं अपनी वेबसाइट का कि मैडम आप यहाँ जाके ये चीजें ऑर्डर कर लें, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब है कि ये वो बिकॉज दे आर पेइंग फॉर देयर वेबसाइट, दे वांट कि उनका सारा ट्रैफिक जो है वो थ्रू वेबसाइट के थ्रू उनके पास आए। दूसरी चीज कि आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जहां बात है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जहां बात है, तो थ्रू दैट आपने अपनी वेबसाइट को ऑन टॉप लेकर आना है। अब एसईओ कोई 2-4 दिन, हफ्ता 2 हफ्ते की कहानी नहीं है। क्यों? क्योंकि एसईओ और बहुत सारे ब्रांड्स आप लोगों से पहले ये सारी चीजें करते आ रहे हैं, एंड बिकॉज मोस्टली लोगों के ब्रांड्स कुछ यूनिक नहीं होते, या बहुत सारी चीजें होती है जो ऑलरेडी क्या कहते हैं बिजनेस इस्टेब्लिश हुए हुए होते हैं, तो उनकी वजह से जो वो एसईओ कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली बात है वो अगर इस्टेब्लिश है आपसे 2-3 साल पहले, और वो आपसे 6 महीने पहले भी अपना एसईओ करना शुरू करते हैं, तो एटलीस्ट यू नीड 3 months ऑफ कंटिन्यूस अपने सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन करने, ताकि आप एटलीस्ट फर्स्ट पेज पे आ जाएं गूगल के, ठीक है। ये हफ्ते 2 हफ्ते की कहानी नहीं है, तो प्लीज एक्सपेक्टेशंस भी अपने अपने ब्रांड के साथ बहुत रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखा करें कि क्या चीज किस टाइमलाइन में हम कब अकॉम्प्लिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, शॉपिफाई के कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, जिनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये सारी चीजें मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये सारी चीजें पेड वर्जन के ऊपर आप लोगों को मिल जाएंगी, और एप्स इंटीग्रेशंस, बिकॉज हर कोई यहाँ पे ऑब्वियसली बात है पैसे कमा रहा है, तो शॉपिफाई वालों को भी पैसे चाहिए, और आप लोग भी ये काम इसीलिए स्टार्ट करना चाहते हैं कि आप लोगों की अर्निंग हो। तो ये जो यहाँ पे जो बात है ना शॉपिफाई की, वो आप लोगों को ये सारी चीजें पेड वर्जन पे ही सही अपनी फुल कैपेसिटी पे इस्तेमाल करने देगा, ठीक है। इसमें एप्स इंटीग्रेशंस हैं। अच्छा, इसमें होता ये है कि आप सारी जो अपनी चीजें जो आपके सोशल्स चल रहे होते हैं ना,
आप वो सारे अपने उससे कर सकते हैं कनेक्ट इन अपने शॉपिफाई से, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी इंटीग्रेटेड रहती हैं। दूसरा ये कि मेल चिम्प जो यहाँ पे लिखा है, मेल चिम्प जो है ना वो यूज होता है ईमेल मार्केटिंग के लिए। अब ईमेल मार्केटिंग क्या है भाई? ईमेल मार्केटिंग में आप अपने जो कस्टमर्स रह जाते हैं, जो कस्टमर्स लेट्स सपोज कि किसी ने आपके कार्ट ऐड करके वो छोड़ दिया, तो भाई आपको पता है कि भाई इस बंदे ने इंटरेस्ट लिया था, हम उसको दोबारा से ईमेल सेंड कर देते हैं प्रमोशन की कि ये आपके कार्ट में एडेड है, अगर आप इसको एडिट कर लेंगे तो वी कैन गिव यू एडिशनल 10% डिस्काउंट। दिस इज मतलब दिस इज ऑल ऑन यू, बट ये मेल चिम्प इस्तेमाल होता है टू सेंड फॉर ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। दूसरा है एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। अब यहाँ पे एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग का क्या मतलब है कि आपको शॉपिफाई के एनालिटिक्स पता लगते रहते हैं, ये सब इसके अपने शॉपिफाई के फीचर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपके टूल्स बिल्ड किए गए हैं ताकि आपकी क्या क्या चीजें ट्रैक होती जाएं, आपकी सेल्स, क्या आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बिल्ड हो रहा है, कस्टमर का बिहेवियर क्या है। अब कस्टमर के बिहेवियर से आप लोगों को क्या चीज समझ आती है कि कस्टमर का बिहेवियर आपके ब्रांड को लेके क्या है, क्या वो बार बार आके चीजें ऐड टू कार्ट करके छोड़ के जा रहा है, क्या वो कह रहा है कि मैं कहीं और से देख लेता हूँ अगर मुझे इसकी प्राइस कम में कहीं से मिलती है, ठीक है। यूजुअली लोग कार्ट में इसीलिए छोड़ते हैं, या तो वो भूल गए हैं, या तो उनका एकदम दिमाग बदल जाता है, या तो वो देख, या तो उनकी फर्स्ट थॉट एक्चुअली ये होती है कि देखते हैं कि कहीं और हमें इससे कम प्राइस में कोई चीज मिल जाए, ठीक है। तो एक वो कस्टमर बिहेवियर है। दूसरा कस्टमर बिहेवियर ये है कि उस आपको पता लगता है कि कस्टमर आपके लैंडिंग पेज पे आया, वो रुका, वो चला गया, क्या उसने आगे चीजें को, उसने किस पेज पे उसने इंटरेक्ट किया नहीं किया। तो इस चीज से आपको अंदाजा होता है कि भाई हमारे लैंडिंग पेजेस किस तरीके के हैं, हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर भी पा रहे हैं थ्रू दैट या नहीं, ठीक है। उसके बाद ये सारी रिपोर्ट्स के बाद कि कितने मेल्स आए, कितनी फीमेल्स आई, कितने लोगों ने इंटरेक्ट किया, किसने कहाँ क्या, किस लैंडिंग पेज पे किसने क्या इंटरेक्शन किया, ये सारी चीजें करने के बाद आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको भी एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी रिपोर्ट्स आपके पास आती हैं। जैसे हम लोग, अगर हमें फर्स्ट मंथ, एक महीना जब हमें कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हमारा भी, आप लोगों ने पेज को देखा होगा कि उसके ऊपर शो हो रही होती है कि भाई इतने लोगों की आपके, इन्होंने आपके वेबसाइट को देखा है, इतने लोग आपके यहाँ पे आके इंटरेक्ट करके गए हैं। ये सारी चीजें हमें इस तरीके से पता लगती हैं। फिर होती है कस्टम डेवलपमेंट। कस्टम डेवलपमेंट क्या है कि जो आपकी कस्टमाइजेशन है, जो शॉपिफाई आपको देता है टेम्पलेट्स के थ्रू। अब मैंने जो हमारे एक टेम्पलेट्स आप लोगों ने देखे थे कि सबसे मेन टेम्पलेट होता है वहां पे डॉन। डॉन प्री पब्लिश टेम्पलेट होता है जब आप अपना शॉपिफाई खोलते हैं। उसके बाद जब आप उसको फ्री यूज कर रहे होते हैं तो आपके पास और बहुत सारे टेम्पलेट्स आते हैं। फिर जब आप पेड वर्जन इस्तेमाल करते हैं उसका, तो आपके पास और बहुत सारी चीजें ओपन हो जाती हैं जो आपको पहले फ्री नहीं होती। तो इस सब के थ्रू जो है ना, आप जो है वो अपना बिजनेस को बहुत ज्यादा क्रेडिबल बना सकते हैं। और जिस तरीके से आपका वेबसाइट्स, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स होती हैं शॉपिफाई की, अगर आप लोग सर्च करें शॉपिफाई एग्जाम्पल, वेबसाइट एग्जाम्पल्स, तो वो आपको बहुत सारी दिखाएगा जो शॉपिफाई की उससे बनी हुई हैं, ठीक है। और वो बहुत ही अच्छी हैं, मतलब वेरी वेरी गुड। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गई कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है, और इसके चैलेंजेस क्या हैं। भाई चैलेंजेस, ई कॉमर्स के क्या चैलेंजेस होते हैं? यही चैलेंजेस होते हैं कि भाई आपका कंपटीशन बहुत है, आपने अपने लॉजिस्टिक्स और शिपिंग को किस तरीके से मैनेज करना है, आपने अपनी रेप्यूटेशन को कैसे मैनेज करना है, आपने अपने रिटर्न्स, रिफंड्स, ये सारी चीजें जो आपको एक बिजनेस में कहीं ना कहीं मैनेज करनी पड़ जाती हैं, वो सारी चीजें आप किस तरीके से देखेंगे, ठीक है। ये सारे आपके ई कॉमर्स के चैलेंजेस होते हैं। बहुत जरूरी है कि आप लोग इस चीज का ख्याल रखें कि आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन, जितना भी आपका ब्रांड है वो थ्रू ऑनलाइन रेपुटेशन काम कर रहा है। मेरा ब्रांड है वो मेरी ऑनलाइन रेपुटेशन से चल रहा है, इस तरीके से कि मेरे पास बच्चे आते हैं, वो मुझे रिव्यूज देंगे, जहां वो मुझे अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं वो मेरी एक रेपुटेशन है। जहां किसी ने मेरी किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया,
तो मैंने उस क्रिटिसिज्म को एनालाइज किया कि भाई ये सही बात कर रही है या कर रहा है या क्या बोल रहा है, क्या मैं ये ऐसे करती हूँ, और फिर मैंने उसको चेंज किया, या कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई तो उसको क्लियर किया उस बंदे के साथ, और फिर उसको बोला कि प्लीज आप दोबारा से रिव्यू करें कि हमने आपका मसला सॉल्व कर दिया है। ठीक है, मसले कहीं ना कहीं हर किसी को आ जाते हैं, कोई मसला मतलब इसमें इतने घबराने की बात नहीं है। आप लोगों ने अच्छे रिव्यूज को भी अच्छे तरीके से लेना है, और जो क्रिटिसिज्म वाले रिव्यूज होते हैं उनको भी एक प्रॉपर तरीके से हैंडल करना है, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ योर रेपुटेशन। आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन नहीं खराब होनी चाहिए, बिकॉज कि आपका सारा ब्रांड बेस्ड होता है आपकी क्रेडिबिलिटी पे। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपका जो आपको शॉपिफाई पे चैलेंजेस आ सकते हैं वो इसी तरीके से है कि आपने अपनी लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना है, शिपिंग को मैनेज करना है, आपने अपने रिटर्न्स रिफंड्स पॉलिसीज आपकी बहुत क्लियर हो जानी होनी चाहिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। ठीक है, जब आप अपनी ब्रांड को इस्टेब्लिश करें वहीं पे आप अपने पेजेस बना दें कि भाई ये हमारी रिफंड पॉलिसी है। ये आजकल तो छोटे छोटे ब्रांड्स की भी होती है, उनके इंस्टाग्राम के जो हाइलाइट्स होते हैं ना उसमें उनकी वो पॉलिसी डली हुई होती है। तो वो इवन दो कि अगर वो वेबसाइट नहीं भी चला रहे तो अपनी पॉलिसीज रिफंड की, पैसों के रिफंड की, ये सारी चीजें बहुत आप लोगों ने क्लियर रखनी होती हैं, ताकि कहीं पे भी कोई आपको कुछ कहे तो आप उसको फौरन बता सकें कि भाई ये हमारी पॉलिसी है, हम अपनी पॉलिसी से हट के कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ तक इजी है ना, किसी को किसी चीज में कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? बहुत सिंपल चीजें हैं। प्लीज किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? अच्छा मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि शॉपिफाई में भी ब्रांड का नाम अलाउ है कि नहीं है? हेलो, हेलो। मैं सवाल पूछना चाह रही थी। हेलो सादिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? सादिया, सादिया ने ही सवाल किया है ना? आवाज आ रही है मुझे, अभी आई आवाज। हाँ सॉरी, वो मेरा म्यूट था और वो मैंने नोटिस नहीं किया। एक्चुअली शायदा नहीं, आप मार्केटिंग अपनी मार्केट प्लेस पे फेसबुक वगैरह पे नहीं कर पाएंगे अगर आप किसी और ब्रांड का नाम इस्तेमाल करेंगे। आप अपने ही ब्रांड का नाम इस्तेमाल कर सकती हैं, किसी दूसरे का नहीं कर सकती। सही, ठीक है। ठीक है, जो जी। आपकी गाइडलाइंस है ना वो बहुत ज्यादा क्लियर हैं शॉपिफाई की। और जब आप ब्रांडिंग्स करना शुरू करते हैं, इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस ये बहुत क्लियर हैं कि आप किसी दूसरे ब्रांड को इमिटेट नहीं कर सकते। जैसे हम ब्रांड का नेम नहीं लिख रहे हैं, मगर कभी कभी हम जाहिर बात है कोई भी प्रोडक्ट किसी और की बेच रहे होते हैं, जैसे नाइकी है या कोई भी बाहर की है या यहाँ की है, तो वो कभी कभी नाम सामने तस्वीर में आ जाता है इस तरह से, तो वो भी बैंड होता है। नहीं तो कौन सी नाइकी नहीं है, एक्चुअली ब्रांड का नेम। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे जितने भी रीसेलर्स हैं, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं जो आपको बाहर से सामान मंगवा के देते हैं। ठीक है, आप जी प्री बिल्कुल। ऑर्डर करते हैं उनको, वो आपको ओरिजिनल चीजें दिखा रहे होते हैं चाहे वो टोरी बर्ड्स की हो, लेकिन उनकी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती हैं। मैं आपको एक पेज भी शेयर कर दूंगी। वो बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं कि हम ब्रांड की चीज सोर्स करके दे रहे हैं, ये सोर्सिंग में आता है। ठीक है, वो अपना ब्रांड नहीं चला रहे उसके ऊपर, वो सही सही। प्रोडक्ट सोर्स, जो इसका वर्ड है प्रोडक्ट सोर्सिंग। ठीक है, ठीक है, मतलब जब हम किसी और की ब्रांड सेल करें तो वो प्रोडक्ट्स। अगर आप नाइकी का ओरिजिनल चीज सेल कर रही हैं तो आप उसको मार्केट ऐसे ही करेंगी
कि हम आपको ये सोर्स करवा के देंगे और फिर आप उसको बाहर से कहीं से ऑर्डर करके मंगवा के उस बंदे को देंगी। ठीक है, और ठीक है। अगर वो फेक चीज है तो फेक चीजों के ऊपर, मेरा मतलब फेक से मेरा मतलब है कि अगर वो कॉपी है, अगर वो फर्स्ट हैंड कॉपी है, सेकंड हैंड कॉपी है, थर्ड हैंड कॉपी है, ये भी कैटेगरीज होती हैं अब कॉपीज की, ठीक है। जी तो बिल्कुल। उनकी प्राइसेस इस हिसाब से होती हैं। तो अगर वो कॉपी है तो आपको अपनी डिस्क्रिप्शंस में मेंशन करना जरूरी है कि वो कॉपी है। सही, बिल्कुल ठीक ठीक है, है। जी बिल्कुल। चले। दूसरी चीज ये है कि आपकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं शॉप, और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? किसी और का कोई, हाँ बोले। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें आगे से ही नहीं कंफर्म हो कि ये कॉपी नहीं है और हमें ही कहा जाए कि ये कॉपी नहीं है, तो फिर उस सूरत में क्या करें? तो बेटा अगर आपको नहीं बताया जा रहा तो फिर क्या, आप तो कुछ नहीं कर सकते। आप ही ठीक को नहीं वो बता रहे कि ये कॉपी है। देखो ओरिजिनल, ऑब्वियस सी बात है, टोरी बर्ड्स का बैग 3,000 रुपए का नहीं मिलेगा, कि आपको भी पता है मुझे भी पता है, ठीक है। ठीक उसकी ओरिजिनल प्राइस 70,000 रुपए से कम की नहीं है। तो अब जब जहाँ प्राइसेस की बात आती है, हाँ अगर आपको कहीं से वो 70,000 मिनिमम आपको 65 का मिल रहा है, अब वो कह रहा है आपसे कि ये ओरिजिनल है, ये 65 का है, तो आप फिर भी सोच सकते हैं कि अच्छा यार सेल लगी होगी तो इसने उठा लिया होगा 65 का, या इस तरीके से। तो हो सकता है कि वो ओरिजिनल हो, ठीक है। ठीक है। और अच्छा। आजकल बहुत सारे लोग सोर्सिंग में ना रिसीप्ट्स भी मांगते हैं। तो कहते हैं जैसे यहाँ पे हम मेरे कुछ जानने वाली हैं, वो सोर्सिंग का काम करती हैं थ्रू यूएस, दुबई और यूके, क्योंकि सब जगह उनके जानने वाले हैं, तो वो आना जाना उन लोगों का फ्रीक्वेंट है, तो वो चीजें मंगवाती रहती हैं। तो इस तरीके से फिर वो स्लिप्स भी देती हैं लोगों को। अगर वो किसी ने उनको प्री ऑर्डर दिया है टोरी बर्ड्स के बैग का, तो वो वहां पे टोरी बर्ड्स का बैग जब खरीदती हैं तो उस बंदे को स्लिप जनरेट होके जाती है कि भाई मेरे रिश्ता, अगर तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने भी उसको वहां जाके परचेज किया है या ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो उसकी रिसीप्ट जो आती है वो फिर उनको जाती है एज एज प्रूफ। समझ आया? जी। अच्छा अब मैम जैसे मैंने। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा ब्रांड है ना, अब लेट्स टॉक अबाउट कोई छोटा ब्रांड हो गया, जैसे शीन की चीजें मंगवा ली आपने, ठीक है। अब शीन ठीक की है। चीजें अगर आप मंगवाना चाहते हैं, वैसे तो शीन अब डायरेक्ट पाकिस्तान में भी डिलीवर करना शुरू हो गया है, ठीक है। लेकिन ठीक ऑब्वियसली है। बात है, जिन लोगों को नहीं अवेयरनेस, वो जाते हैं, वो सोर्सिंग के पेजेस पे देखते हैं, फिर वो सामान देखते हैं, वहां से ऑर्डर करते हैं। आपको पता है सोर्सिंग की चीजें आने में भी वो ज्यादा से ज्यादा आपको इतना लंबा टाइम देते हैं, मतलब आई थिंक मिनिमम भी वो अगर टाइम देते हैं ना तो 1.5 महीने का टाइम देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, फिर वो उनकी डेट्स लोगों के आने जाने की सेट होती हैं। पूछें, आपका क्या सवाल था? मैम मैं ये कह रही थी कि अभी मेरे ज़हन से निकल गया। सॉरी, आज दोबारा तो पूछ लेगा, कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा देखें, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। अब कन्वर्जन रेट क्या है, यहाँ पे पढ़ें। द परसेंटेज ऑफ विजिटर्स हु कंप्लीट अ स्पेसिफिक एक्शन लाइक परचेजिंग, साइनिंग अप, डाउनलोडिंग। अब इसका क्या मतलब है स्पेसिफिक एक्शन, कोई मुझे बता सकता है? मूसा, कोई मुझे, आप मुझे बता सकते हैं कन्वर्जन रेट? यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। मूसा है भी या नहीं? नहीं। निदा आप बता दें कन्वर्जन रेट क्या होता है? नहीं पता मैम। मतलब जो सब लोग आके आपके प्रोडक्ट को सर्च किया, चेक किया, एड एड टू कार्ट करके फिर उसको खरीद भी लिया। एक्चुअली स्पेसिफिक एक्शन का मतलब ये है कि जो आपने कॉल टू एक्शन डाला हुआ है। अब जैसे कि आपने कोई एड लगाया है और इस पे आपने कॉल टू एक्शन लगाया है, साइन अप नाउ, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने साइन अप किया, वो आपका कन्वर्जन रेट है। वो लोग कन्वर्ट हुए, उन्होंने आपका कॉल टू एक्शन कंप्लीट किया, ठीक है।
अब नेक्स्ट आपने ऐड लगाया, आपने सीटीए दिया, आपने सीटीए दिया ऑर्डर नाउ। किसी ने ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया, वो गया, उसने पूरा ऑर्डर प्लेस किया, उसने एग्जिट किया, उसका पूरा ऑर्डर परचेज हो गया। वो आपका कन्वर्जन रेट है, ठीक है। वो बंदे ने आपका कॉल टू एक्शन कंप्लीट किया, ठीक है। जिस बंदे ने बीच में छोड़ दिया उसने कंप्लीट नहीं किया, जिसने ओपन ही नहीं किया उसने कंप्लीट नहीं किया। नेक्स्ट चीज ये कि ये सिर्फ एड्स के ऊपर नहीं होता, ये नॉर्मली भी होता है। ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी। जैसे हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे अपने अपने क्या कहते हैं अपने कस्टमर्स को इंटरैक्टिव करने के लिए हमने कोई गिफ्ट गिव अवे रखा है, ठीक है। अब उस गिव अवे के वाले पोस्ट के ऊपर हम ये चीज लगा दें कि आप अपने क्या कहते हैं शेयर टैग 3 फ्रेंड्स एंड पोस्ट दिस ऑन योर इंस्टाग्राम स्टोरी, ठीक है। अब ये 2 CTAs आपने दिए हैं उस गिव अवे के लिए, ठीक है। उस गिव अवे को पूरा करने के लिए ये 2 CTA हैं। ये 2 CTA जो भी कंप्लीट कर ले, दैट मीन्स कि वो आपके कन्वर्जन रेट के अंदर आ गया। समझ आया? सबको समझ आया? कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। एक दफा और थोड़ा सा समझा दें फिर से। बेसिकली जिसने भी आपके सीटीए को कंप्लीट किया ना, सीटीए क्या होता है सादिया बताएं। मैंने इतनी सारी अभी एग्जांपल दी हैं सीटीए की। वही आपने ये बोला कि हम जो भी एड लगाते हैं और उस पे अगर वो आता है साइन अप करने का, हमने कहा है वो साइन अप कर लेता है तो वो तो सीटीए। साइन अप का क्या मतलब था? साइन अप आपका सीटीए है ना। जो भी आपने कॉल टू एक्शन उन्हें दिया हुआ है, आप अपने जो कंज्यूमर है उसको बुला रहे हैं ना, ये एक्शन करने के लिए आप उसको बुला रहे हैं, ठीक है। आप उसको कह रहे हैं कि ऑर्डर नाउ, ऑर्डर हियर, सेंड डीएम मी। आजकल एक बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने देखा होगा, चल रहा होगा, बहुत सारे जो ये ब्लॉगर्स ये सब आजकल अपने इंस्टाग्राम पे कहते हैं कि ये आप हमें वर्ड डीएम करें तो हम आपको पूरी चीज सेंड कर देंगे। किसी ने ये चीज नोटिस करी है? वो नहीं। आपसे कहते हैं कि एक वर्ड हमें डीएम करें, एक वर्ड आप हमें डीएम करें। जैसे अगर मैं किसी न्यूट्रिशनिस्ट को देख रही हूँ, अगर किसी की इस तरीके से कि कोई न्यूट्रिशनिस्ट, ऑनलाइन न्यूट्रिशनिस्ट का एग्जांपल दे रही हूँ, वो आ रही है मेरे पास, अब उसकी एक वीडियो चल रही है कि भाई आप मुझे डीएम करें न्यूट्रिशन और मैं आपको पूरा ऐसा परफेक्ट डाइट प्लान सेंड करूंगी एंड फ्री है। तो वो क्यों आपसे ये कह रही है? वो आपको एक सीटीए दे रही है ना, कॉल टू एक्शन हो रहा है उसका कि सेंड मी द वर्ड न्यूट्रिशन। ये जैसे बहुत बेसिकली ब्लॉगर्स ये होते बेस हैं और यूट्यूबर्स होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि जी आप किस सिटी से आप हमें देख रहे हैं वो बताएं, या फिर वो कोई ऐसी चीज रख देते हैं कि जी आप बहुत अगर कोई इस तरह के आदमी है तो वो ये जवाब देगा, वो ये जवाब, तो मतलब वो कॉल टू एक्शन पर है। ये तो वो बात कर रहे हैं ना, ये वो बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई पोस्ट डाला है, अगर उन्होंने कोई पोस्ट पे लिखा है कि आप अपने 3 फ्रेंड्स को टैग करें और आप हमें बताएं कि आप कहाँ से हैं, जी 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 वेयर जी। आर यू फ्रॉम, ये उनकी कैप्शन में लिखा हुआ है, तो ये सीटीए कहलाएगा। अगर तो वो लाइव पे बात कर रहे हैं किसी से या इस तरीके से, तब वो सीटीए नहीं है, ठीक है। आपको अगर उन्होंने गिव अवे वाले पोस्ट में डाला हुआ है कि भाई आप अपने किसी 3 फ्रेंड्स को टैग करें और साथ में बताएं कि आप कहाँ से हैं, ठीक है, तो वो सीटीए है। अगर आपने कोई पोस्ट देखा है और वो नीचे लिखा होता है बुक नाउ, बुक नाउ, बुक नाउ सीटीए है, कॉल नाउ सीटीए है। ये सारे कॉल टू एक्शंस हैं, ये सब बातें, ये सारे कॉल टू एक्शंस मैंने पहले के लेक्चर्स में बताए हैं। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि भाई कन्वर्जन जी ऑप्टिमाइजेशन का जी मतलब होता है कि कन्वर्जन रेट तो एक वो है ना कि भाई आपने स्पेसिफिक लोगों को देख लिया कि इन्होंने आपका कॉल टू एक्शन कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपने कॉल टू एक्शन डाला और आपको सिर्फ एक बंदे की कॉल आई या आपको सिर्फ एक बंदे ने उसको कंप्लीट किया उस एक्शन को, तो आपने वहां से समझा कि भाई अच्छा इस तरीके की चीजों में मेरा
जो कंज्यूमर है वो इस तरीके की चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करता, मुझे अपनी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को चेंज करना है, उसको ऑप्टिमाइज करना है, जो मेरी कन्वर्जन्स हैं उसको ऑप्टिमाइज करना है। तो दैट मीन्स कि वो जो स्ट्रैटेजीज हैं जो आप अपने इंक्रीज करने के लिए, जो आप अपने कन्वर्जन रेट को इंक्रीज करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, वो सारी स्ट्रैटेजीज आपकी कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में आती हैं। इसमें होता क्या है कि आपको समझ आ जाता है कि भाई अच्छा, इस डिजाइन के साथ लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये जो मैंने कंटेंट बनाया है, अगर मैंने कोई गिव अवे का बनाया है, क्या वो लोग इसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसमें इंटरेस्टेड हैं, या मैं कुछ और दूं साथ में, फिर मार्केटिंग किस तरीके से मैंने करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में आ जाती हैं कि भाई अगर मैंने कोई सीटीए दिया है लेट्स सपोज, तो लोग उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे, क्या मेरे डिजाइन में कमी है, क्या मेरी मार्केटिंग में कमी है, क्या मैंने अच्छे तरीके से लोगों से इंटरेक्ट नहीं किया, क्या मेरा कंज्यूमर बिहेवियर ही ये नहीं है कि ये इस तरीके से यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपके कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में शामिल हो जाती हैं। और ये सारी चीजें आपको कर करके पता लगता है, ये कोई भी चीज हम आपको डेफिनेट प्लान्स के थ्रू नहीं दे सकते। सारी स्ट्रैटेजीज अच्छी होती हैं, सारी की सारी स्ट्रैटेजीज अच्छी होती हैं, बस ये एक बात है कि आपके ब्रांड के हिसाब से क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, ये आपको एक्सपीरियंस करके आता है। अच्छा जी, इसके कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रिंसिपल है सीटीए, जिसको मैंने अभी काफी एक्सप्लेन किया है कि ये प्रोमिनेंट, कंसाइज, एक्शन ओरिएंटेड, और आपने उसको स्ट्रेटेजिकली रखना होता है, पोजीशन करना होता है अपने कंटेंट के एंड में, या सबसे पहले अबव द फोल्ड, ये सारी चीजें, ये सब सीटीए के लिए है। ठीक है, और सीटीए बहुत क्लियर होने चाहिए, जैसे अभी हमने कॉल नाउ, बुक नाउ, शॉप शॉप नाउ, ये सारी चीजों की बात करी थी, टैग अ फ्रेंड, ये सारी चीजें बहुत प्रोमिनेंट और कंसाइज होनी चाहिए। फिर क्या है कि आपके कन्वर्जन के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए, आपका जो चेकआउट प्रोसेस है ना वो सिंपल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि आप अपने नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं चेकआउट में उसको मिनिमाइज करें। इस तरीके से होता ये है कि आपने जैसे लेट्स सपोज कि कुछ लोगों को अपना पोस्टल कोड नहीं पता। अब पोस्टल कोड का ऑप्शन तो होता है, लेकिन वो ऑप्शन पोस्टल कोड का वो नहीं है कि लाजमी ये करना है आपने फिल, अगर आप पोस्टल कोड नहीं भी डालते तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, जिनको आता है वो डाल लेते हैं, जिनको नहीं आता उनके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने चेकआउट के प्रोसेस को सिंपल बनाना होता है कि क्या क्या हम चीजें लिखें। तो ये सारी चीजें बिल्कुल सिंपल है, सिंपली बस आपका नाम, आपका नंबर, आपका एड्रेस, आपका शहर, आप कहाँ से, एंड डन। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग ट्रस्ट। ट्रस्ट हम कैसे, अगर तो हम ऑनलाइन पेमेंट्स करा रहे हैं तो हमें सिक्योर आइकन्स दिखाने होते हैं पेमेंट्स के। हमारे ट्रस्ट बिल्डिंग कस्टमर रिव्यूज के थ्रू होती है कि किस तरीके से हम कस्टमर के रिव्यू को ले रहे हैं, अगर कोई गलत हो गया हमसे तो हमने किस तरीके से उस चीज को मैनेज किया है। आपके टेस्टिमोनियल्स आपके ट्रस्ट को बहुत ज्यादा बिल्ड करते हैं, जिस तरीके से हम गूगल पे रिव्यूज के बारे में बात करते हैं, और जिस तरह हम अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अपने टेस्टिमोनियल्स पोस्ट करते हैं लोगों को, अगर आपने देखा हो, जैसे मैंने आप लोगों को याद करें फ्लावर शॉप दिखाया था, फ्लावर वर्क्स मैंने आप लोगों को वेबसाइट दिखाई थी, उसके अंदर टेस्टिमोनियल्स पिक्चर्स के साथ गिवन थे हैप्पी कस्टमर्स के नाम से। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आप में ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। दूसरा, ए बी टेस्टिंग के बारे में बुशरा ने आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया था। की प्रिंसिपल्स ऑफ यूजर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस क्या है भाई, अब तक तो आप लोगों को ये चीज बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हो जानी चाहिए। अलिशबा, यूजर एक्सपीरियंस क्या है? हेलो। जी अलिशबा। यूजर एक्सपीरियंस वही लोगों के लिए अच्छा चीज होनी चाहिए, जैसे आप जब उसमें काम करें तो वो आपके लिए अच्छा हो, आसान हो, इस तरह होना चाहिए। वो टाइमिंग, उसकी लोडिंग टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए,
वो मोबाइल में और ये लैपटॉप में भी अच्छे ये तो चल आप सके चीजें ऐसा। उसकी बता रही हो, यूजर एक्सपीरियंस सही बोल रही हो, ऑब्वियस सी बात है। यूजर एक्सपीरियंस बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज है कि आप जो जो आपका कंज्यूमर है, जो उस चीज को यूज कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है। तो इसमें है कि इंट्यूटिव नेविगेशन, इसका क्या मतलब होता है? इसमें बेसिकली आपने अपना जो है ना स्ट्रक्चर बहुत लॉजिकल रखना है कि भाई पहले होम आ रहा है, फिर आपके कलेक्शंस आ रही हैं, फिर नीचे आपका डिलीवरी का टाइम आ रहा है, फिर नीचे उससे नीचे आपके एफएक्यूज आ गए, फिर उससे नीचे आपकी सर्विसेज आ गई अगर कोई है। तो ये बहुत स्ट्रक्चर वाइज होता है, और इसमें शॉपिफाई का फायदा ये है कि शॉपिफाई वो स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी बिल्ड करके देता है। आपने उसी के आगे पीछे कुछ चीजें ऐड करनी है तो ऐड करनी होती है। ये सारा जो आपका होम मेन्यू होता है ना, ये जो आपको उस दिन बुशरा ऐड करना सिखा रही थी अपने होम मेन्यू में, मेन मेन्यू में, ये वो वाली चीजें हैं। ठीक है। इसमें बेसिकली आपने अपने कस्टमर को किस तरीके से नेविगेट होगा उसके लिए बहुत इजी होना चाहिए कि भाई कलेक्शंस हैं तो कलेक्शन से नीचे फिर मेन वुमेन की अलग अलग हो जाए, अगर हैं किड्स की अलग हो जाए। फिर वहां से जैसे आउटफिटर्स वालों का कलेक्शन, अगर आप लोग कभी नोटिस करें, आउटफिटर्स वाले ने जिस तरीके से अपना साइड बार रखा है ना, उस तरीके से ये सारी चीजें बहुत क्लियर, बहुत इजी टू नेविगेट। हमने मेन पे क्लिक किया, हमने देखा ओके समर कलेक्शन 24 मेन की, हमने उसके ऊपर क्लिक कर दिया तो सारे वो प्रोडक्ट्स खुल गए जो मेन के समर कलेक्शन 2024 के थे। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम फुटवेयर का देख रहे हैं तो इसी तरीके से भाई अगर हम ओरिजिनल चीजें भी बेच रहे हैं, अगर हम सोर्स करा रहे हैं तो भाई नाइकी के जूते अलग, एडिडास के अलग, पूमा के अलग, ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट के नाम अलग अलग होंगे। ठीक है। जैसे इसमें हम लामा का वो ले सकते हैं, लामा भी अलग अलग जूतों के सेल आउट करता है। इस तरीके से स्लाइडर्स अलग हो गए, जॉगर्स अलग हो गए, ये सारी चीजें। ठीक है। दूसरी चीज है कि मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस किस तरीके की होनी चाहिए। अब बात वही है कि भाई बहुत सारे लोग प्रॉपर लैपटॉप नहीं ओपन करते जब वो किसी भी चीज को ऑर्डर करने लगे हैं। ठीक है। तो ये नहीं है कि वो मोबाइल से बंद करके जाके अपना लैपटॉप खोल के उसको ऑर्डर करेंगे। तो आपकी मोबाइल की जो रिस्पॉन्सिवनेस है, आपकी मोबाइल की जो एक शो जो एक यूजर एक्सपीरियंस है ना, वो भी बहुत ज्यादा क्लियर इसी हिसाब से होना चाहिए कि उनकी वो आपकी रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ऑप्टिमाइज तरीके से हो। आपका कंटेंट मोबाइल पे बिल्कुल सही से शो हो रहा हो, पिक्चर्स आउट ना हो, और क्या कहते हैं वहां पे भी नेविगेशन आपकी एक्सेसिबल हो सारी डिवाइसेस की। ठीक है। तो आपने अपना खुद का जो शॉपिफाई का पेज है, वेबसाइट है, वो आपने खुद भी किसी मोबाइल के से ओपन करके उसको चला के देखना है जब आप लोग टेस्टिंग अपनी कर रहे हो। फास्ट लोडिंग टाइम्स, ऑब्वियस सी बात है कि आजकल जितना हम पेशेंस लूज करते जा रहे हैं एज अ क्या कहते हैं एज ए कम्युनिटी, तो उसमें यह है कि लोगों को जल्दी जल्दी चीजें देखने की आदत है। ठीक है। तो अननेसेसरी स्क्रिप्ट्स उसके बीच में ना आए। ठीक है। और डायरेक्ट पेज लोड हो जाए और जल्दी पेज लोड हो जाए, उसकी भी लोडिंग टाइम शॉपिफाई पे लिखी हुई होती है कि स्पीड टाइम आपका अच्छा है, आपके कितने सेकंड्स में आपके पेजेस लोड हो रहे हैं। ठीक है। और आपकी ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो एक्सेसिबल डिजाइन, इसमें डिजाइन के बारे में बात करी गई है, लेकिन जो ये वाली चीज है ना कि कंसिस्टेंट ब्रांडिंग एस्थेटिक। ठीक है। तो जो मैं अभी आप लोगों को बता रही थी कि अपनी पोस्टिंग्स में कंसिस्टेंट रहे, अपने ब्रांड का एस्थेटिक होता है आपका पूरा जो आपके बिजनेस पोर्टफोलियो, जो आपका एक चीज होती है जो वो बनती है पूरी, कि उसमें आपका क्या एस्थेटिक है, क्या आपके कलर पैलेट इस्तेमाल होगी, कि क्या क्या कलर पैलेट कॉन्ट्रास्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत प्री प्लान्ड होती हैं, लोग बहुत प्लानिंग के साथ अपने पेजेस को लेके चलते हैं, अब अपने ब्रांड्स को स्पेसिफिकली। ठीक है। उसमें आपकी हाई क्वालिटी इमेज, ग्राफिक्स, किस तरीके से आप कस्टमर को अपील कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अच्छा जी, टूल्स एंड मेट्रिक्स फॉर ऑप्टिमाइजेशन। अब कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन तो हमने पढ़ ली, उस ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या टूल्स हैं। एक तो हम एनालिटिक्स टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले गूगल एनालिटिक है। ठीक है। शॉपिफाई का भी एनालिटिक है, गूगल का भी एनालिटिक है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है।
तो ये क्या करता है, ये आपके कस्टमर के बिहेवियर को देखता है, ये आपके कन्वर्जन रेट्स को एनालाइज करता है, ये आपके बाउंस रेट को एनालाइज करता है। जो कि बाउंस रेट होता क्या है, जिन लोगों ने आपकी सीटीए को कंप्लीट नहीं किया, जो आपके लैंडिंग पेज पे आके वापस चले गए, जिन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया लेकिन वो वापस से बाउंस बैक हो गया। ठीक है, एवरेज आपका सेशन ड्यूरेशन कितना है, ये सारी चीजें वो आपका देखता है कि भाई एक बंदे को आपके पेज पे आके कितनी देर लग रही है सीटीए कंप्लीट करने में और कितना देर लग रहा है वापस जाने में। ठीक है, फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपने अपने कस्टमर को कैसे, अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेज करना है। सिंपल, आपका अपने कस्टमर के साथ बहुत स्टिफ रिलेशन है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड रिलेशन है, या वो आपके साथ इजी होके बात कर सकता है और अपने मसला बता सकता है कि भाई तुम्हारे प्रोडक्ट के साथ ये इशू आया, आप उसको वहीं केटर कर दें कि ठीक है सर कोई इशू नहीं है, हम इसको इस तरीके से ठीक कर देते हैं। या आपके क्या मतलब, आप अपने कस्टमर को खुश करने के लिए अगर तो आपके कोई ना कोई इशू आया है आपके उसमें, जैसे आपकी डिलीवरी लेट हो गई, ठीक है, अब अगर आपकी तरफ से डिलीवरी लेट हो गई तो आप मेक श्योर करें कि उनको कुछ ना कुछ छोटी चीज कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाए, और आपने अपने आप को एज अपोलोजेटिक शो करना है कि हमें मालूम है कि हमारी डिलीवरी लेट हो गई बट हेयर समथिंग कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए। ठीक है, टू कवर दैट, इस तरीके के छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई बहुत बड़ी चीज भिजवा दें, बट ऐसे कि आपने अपने कस्टमर, ताकि वो कस्टमर का वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कस्टमर का रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके दिमाग में ये परसेप्शन होना चाहिए कि यार मैंने एक मरतबा यहाँ से काम कराया, इनका काम इतना अच्छा था, मैं अगली मरतबा भी किसी को नीड होगी ना तो मैं यहीं से काम करा लूंगी। ठीक है, ये आपने रिलेशनशिप इनके साथ बिल्ड करना है। ठीक है, तो ये थ्रू पर्सनलाइज मार्केटिंग भी हो सकता है, आपकी कस्टमर केयर जो मैं अभी आपको बता रही थी कि आपकी कस्टमर सर्विस। और पर्सनलाइज मार्केटिंग किस तरीके से होती है कि जब आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं, जब आप फेसबुक मार्केटिंग करते हैं, इस तरीके से कि अगर आप उसको डीएम के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप उसका नाम लें, आप उसको पर्सनलाइज्ड नाम लेके बुलाएं, आप उससे बोलें कि भाई हम हमारा ये एडिशनल आपके लिए डिस्काउंट है, ओनली बिकॉज कि आप हमारे पुराने कस्टमर हैं। ठीक है, ये सब चीजें ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आती हैं। फिर एक है जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत मर्तबा पहले बताया है, ओआरएम। ओआरएम क्या होता है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। सीआरएम और ओआरएम ये दोनों आपस में मिलती चीजें हैं, वो भी रिव्यूज ही है। ये सारी चीजें कि आपने किस तरीके से अपने कस्टमर को मैनेज करना है, किस तरीके से गुड रिव्यूज बैड रिव्यूज को मैनेज करना है। अच्छा, ये कुछ टूल्स हैं जो आप कन्वर्जन रेट के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। शॉपिफाई का अपना टूल भी होता है सीआरओ के लिए, बट ये यूएन बाउंस और क्रेजी एग, ये सारी जो पेजेस है ना, ये आपके बेसिकली आपके वो हैं एप्लीकेशंस हैं जो ये काम करती हैं कस्टमर ये कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ये आप लोगों के खुद पढ़ने की है, ये खुद पढ़ने की है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे कुछ वो एआई टूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, एक एआई टूल मैंने आप लोगों को पहले भी सेंड किया था, क्या कहते हैं, डायरेक्ट उसके ऊपर, डायरेक्ट आप लोगों के पेज, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। और ये कुछ यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन के एंड पे भी है यहाँ पे, तो आप लोग इसको भी चेक कर सकते हैं। ये सारे एआई के टूल्स हैं। ये लास्ट की कुछ स्लाइड्स हैं, ये आप लोगों को खुद पढ़ने की हैं। ये बेसिकली सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि क्या किस तरीके से ट्रबल शूटिंग होती है, क्या आपका और किस तरीके से आप अपने थ्रू शॉपिफाई आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो कि हम पहले भी सारी बात कर चुके हैं, बस ये इन स्लाइड ऑलरेडी मेंशन है। किसी के कुछ सवाल हैं तो वो मुझसे पूछ लें। अच्छा, अब तक सॉरी पर अब तक हम लोगों ने बिजनेस गूगल का पेज बना लिया है, फेसबुक की पोस्टिंग्स, फेसबुक के पेजेस, इंस्टाग्राम के पेजेस, उनकी पोस्टिंग्स। अब जिसको प्लीज मैंने मेरे ख्याल से बसाम ने हमें बिल्कुल ज्वाइन नहीं किया, तो सादिया आप प्लीज बसाम को कह दीगा कि वो अपना पेज का काम कर ले इस मर्तबा। ओके, मैं कह दूंगी। ये सारे लेक्चर्स प्रीवियस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं उसके ऊपर, क्या कहते हैं,
यूट्यूब? मैं यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डिंग्स हैं, और आपके सारे लेक्चर्स आप लोगों की गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो चुके हैं। उसके